ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार। इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं। अमेरिका को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं। एतराज है पाकिस्तान पे है कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं। ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता, और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। भारत की दिनों दिन बढ़ती ताकत से पाकिस्तान परेशान है और उसका आका चीन भी परेशान है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान की मीडिया में अक्सर हुआ करती है। आज के इस वीडियो में भी पाकिस्तान के एक मशहूर राजनीतिक विश्लेषक उसी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत को विश्व में एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है। मशहूर विश्लेषक हारून रशीद का आगे क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ग्रेटर मिडिल ईस्ट का जो मंसूबा है जिसमें इसराइल थानेदार हो, जैसे इंडिया इस इलाके का थानेदार। तो इंडियंस में भी कर्नाटका में एक जगह पे एक पूरा एटमी शहर बसा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई हैं, एटम बम के टेस्टिंग ग्राउंड्स बनाई हैं, और पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो उनका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, और 8 उनके जो रिएक्टर हैं वो इस मुआहदे से मुबर्रा हैं, आज़ाद हैं, जिसमें वो अफजूदगी कर रहे हैं। इंडिया जो कुछ कर रहा है उस पर नहीं है। और अब वो एक नया एटमी रिएक्टर बना रहे हैं। कैपेसिटी इस वक्त भी उनकी बहुत है, वो फिजा से कर सकते हैं, ज़मीन से कर सकते हैं, आप 2 से कर सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक की उनकी कैपेसिटी है। अब वो नया वो बना रहे हैं एटमी रिएक्टर एक दूसरी जगह पे, उस पर कोई यूरोप को एतराज नहीं, अमेरिका को कोई एतराज नहीं। मगर फिर भी दबाव ईरान के ऊपर है, किसी को कोई एतराज नहीं। एतराज है पाकिस्तान पे है, मगर फिर भी ईरान पे दबाव है, पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश है। जो इस हद तक हैं कि ईरान पे पाबंदियां लगती हैं। ईरान 12 साल तेल बेचता है इंडिया को सस्ता, और इंडिया को कोई कुछ नहीं कहता। वो क्या चाहती है? यही चाहती है ना। जो लोग ये हैं कि मार हम खाते हैं, 70,000 लोग हम मरते हैं, तो वॉर ऑन टेरर में नॉन नेटो अलाई हम होते हैं, और अफगानिस्तान में इंडिया होता है। वो क्या चाहती हैं? यही चाहती हैं कि इंडिया को एक ऐसा इंडिया बना दिया जाए जो चाइना को कंटेनमेंट के अंदर काम करे। इंडिया को आप चाइना के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, जिसने पता नहीं किस तरह मुश्किल हालात में अल्लाह ने मदद की और बना लिया। या ईरान के एटमी प्रोग्राम पे एतराज है, जो वो कहते हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते, इंस्पेक्शन के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, मगर पाबंदियां खत्म करें। मुआहदा हो गया, मुआहदा अमेरिका ने एक तरफा तौर पर तोड़ा, यूरोप से मशवरा नहीं किया, चीन से रूस से मशवरा नहीं किया। अब वो ईरान पे दबाव डालना चाहते हैं। देखिए ना जी, इंडिया का एजेंडा था, कराची में उसने उस एजेंडे पे अमल किया, कबायली पट्टी में किया, बलूचिस्तान के लिए $500 मिलियन सालाना 70-75 पाकिस्तानी अरब रुपए खर्च किए जाते थे। खुदा का शुक्र है कि इन सब चीज़ों पे काबू पा लिया। देखिए बिटवीन 89 एंड 92 2-3 लाख इंडिया से विजिट वीज़ा लेते थे। वीज़ा होता था दुबई का, और यहाँ का ट्रांजिट वीज़ा लेते थे। 2-3 लाख आदमी सेटल हो गए उसमें, खुदा जाने कितने राख लोग। ज़्यादातर तो वही लोग थे जो इंडियन मुसलमान मुसीबत के मारे हुए यहाँ इम्कानात की तलाश में आए। ये तो 92 में मेजर आमर ने डिस्कवर किया और ये सिलसिला बंद किया, और ये जो ट्रांजिट वीज़ा है इसका सिलसिला बंद किया गया। और ये तो मतलब बरतानिया ने उनको बचा लिया। अल्ताफ़ हुसैन का मामला तो खुल गया, तो सारी शहादतें सामने आ गई थी। ये फारूक सत्तार भी जब MKM पाकिस्तान बनी है तो सबसे पहले सवेरे उठते अमरीकी कौंसल जनरल से मिलने के लिए गए थे। इनके लिए जनूबी अफ्रीका में पनाहगाहें बनाई। अमेरिका और बरतानिया आज़ादी से इन्हें वीज़े देते थे, फरावानी से। अपना फार ईस्ट के मुल्कों में इनके लिए पनाहगाहें बनाई। देखिए कब से ये सिलसिला शुरू है। GS के लोगों को तरबियत दी इंडिया में। राह ने पूना से लेकर मुंबई तक कैंप लगाए गए थे। मुंबई कहा जाता था, अब उस वक्त तो बॉम्बे कहा जाता था। हाँ। बॉम्बे
तो फिर उन्होंने दादू की पहाड़ियों में इन लोगों को तरबियत दी, फिर भी ये फ़िरकावारियत जो है, लिसानियत जो है, इसको फ़रोग़ दिया गया। और आगाज़ तो ज़्यादती का पीपल्स पार्टी ने किया, कोटा मुकर्रर किया, उस पर कभी अमल भी नहीं किया। कोटे पे भी जो देही आबादी के लोगों को कर लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन को तबाह कर दिया। अब तो खाल कोई कराची का जो मकीन है वो सिविल सर्विस में जा सकता है। और ये बढ़ता गया, सिलसिला फैलता गया। और देखिए ना कितने 16,000 बेगुनाह आदमी मारे गए जी। और एक मीडिया यरगमाल था बहुत यार। और में एक छोटा सा जलसा होना था 3-4 साल पहले, आपको याद है? जलसा होना तो 3 दिन तक टीवी सारे यरगमाल थे सारे दिन, और ग्राउंड इतनी थी कि 5,000 से ज्यादा लोग नहीं समा सकते। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि काट के किसी और मामले पे चले जाएं। और अब वो घंटों उसकी पब्लिसिटी जारी रहती थी। वो तो चूंकि उसमें फिर इंडिया बदनाम और जलीलो खार होता था, हुआ तो वो अब भी वो डिसइंफॉर्मेशन लैब पे। लेकिन ये है कि बहरहाल वो एक बड़ी मंडी है और वह हलीफ है अमेरिका का, तस्वीराती हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कुछ दिन पहले ही 2 फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई की बात हो रही थी, और अब खबर यह आ रही है कि चीन के साथ LAC पर समझौता तो हो ही गया और पाकिस्तान के साथ भी LOC पर समझौता हो गया। दरअसल चीन तथा पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा पर शांति बहाल रखने के लिए भारत के साथ पहले से ही एक समझौता मौजूद है। जहां चीन के साथ यह समझौता 1993 में हुआ था, वहीं पाकिस्तान के साथ यह 2003 में हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते को अपने ढंग से पालन करता है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और 740 किलोमीटर की LOC है। यह 740 किलोमीटर का LOC जम्मू कश्मीर के साथ गुजरता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तान सीमा पर अनावश्यक फायरिंग करता है, ताकि आतंकवादियों को एक तरह से कवर दिया जाए, ताकि भारत में वे प्रवेश कर जाएं और जम्मू कश्मीर में फिर अपना वह एजेंडा पूरा कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान ने देखा कि जब चीन लंबे समय तक भारत के साथ तनाव की स्थिति में नहीं रख सकता, तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यह मंजूरी नहीं देती कि वह लंबे समय तक तनाव में रहे। इसी कारण पाकिस्तान ने भी आनन फानन में शांति बहाल या सीज फायर का समझौता भारत के साथ कर लिया। उसको यह पता है कि इससे नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों का उनका यह मानना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। भारत सीज फायर या का लॉलीपॉप खिलाकर पाकिस्तान से धीरे धीरे कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हड़प लेगा। यह मोदी के चाणक्य नीति का एक हिस्सा है। मोदी की चाणक्य नीति क्या है, कामयाब होगी या ना होगी, यह वक्त ही बतलाएगा। लेकिन अब तक जो भी चाल मोदी ने चला है वह अब तक कामयाब ही रही है, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य पर छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय